तो रॉ का ये वाला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे तबाही मैच है या फिर सबसे ज्यादा तबाही वाले मैचेस में से एक है, क्योंकि जो इन्होंने स्पॉट्स किए हैं आज देख के तो ऐसा ही लग रहा है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। सारी बातें बड़े ही मस्त तरीके से आपको बताऊंगा, बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, और आज उनका पूरा लुक देख के ऐसा लग रहा था भाई सच में कि जैसे कि अच्छे से नींद पूरी करके वो नहीं आए हैं, ताकि जो ड्रू मैकिंटायर ने उनके ऊपर अटैक किया उसको वो सेल कर पाए। उनकी आंखें काफी ज्यादा पफी लग रही थी आज, और आज जो पूरी टोन है सीएम पंक के प्रोमो की वो बताती है वो स्टोरी टेलिंग को कितना डीप में लेके जाती है, आप समझो। क्योंकि आज सीएम पंक ऐसे कुछ खुश नहीं थे, आज सीएम पंक ऐसे नहीं थे कि भैया बहुत ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो खुश नजर आते हैं, लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं था। सीएम पंक आके बोलते हैं कि मेरे से लोग पूछते हैं कि मेरे अंदर अभी कितने मैचेस बाकी है, तो मेरा जवाब यही होता है कि जितने तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा। अब हेल इन अ सेल को एंड करने का यही एक ओनली वे है, तभी मैं ड्रू मैकिंटायर से पार पा पाऊंगा। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे लगा था कि सारी चीजें ड्रू मैकिंटायर को हराने के बाद खत्म हो चुकी है, जब मैंने चारों टर्नबकल्स को टैप किया था, लेकिन वैसा नहीं था। अब सवाल यह है कि मेरे अंदर कितने और हेल इन अ सेल मैचेस बाकी हैं, तो इसका आंसर है 0। और जब ये बात वो बोलते हैं तो आज आपको क्राउड का रिएक्शन भी कुछ ऐसा दिखेगा कि वो भी खुद सीएम पंक को देख के कंफ्यूज है कि यार आज सीएम पंक इतना अलग क्यों लग रहा है। सीएम पंक के नाम के चैंट्स तो लग रहे थे, लेकिन जैसे उनके सेगमेंट में हमेशा जो क्राउड है इलेक्ट्रिक रहता है, आज वो वैसा नहीं था, क्योंकि सीएम पंक की बातें ही कुछ उल्टी पुल्टी थी। वो कहते हैं कि मेरे अंदर एक भी मैच बाकी नहीं है, मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने, मेरे सारे जो मेरे को पसंद करते लोग, उन्होंने मेरे से बोला कि ये मैच करने की क्या जरूरत है और इसके ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो सीएम पंक कहते हैं अब मुझे अलाउ करो ये बताने के लिए कि ये मैच मैं क्यों करने जा रहा हूं। तो कहते हैं कि मेरे अंदर का जो डेविल है वो मुझे कह रहा है मैच करने के लिए। मतलब इस प्रोमो की इंटेंसिटी कुछ ऐसी थी कि अब सीएम पंक के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो खुद कहते हैं कि भाई मेरा तो करियर बहुत बढ़िया गया है, अगर ये एंड होता भी है हेल इन अ सेल में तो हो जाने। तो वो ड्रू मैकिंटायर के लिए ये भी बोलते हैं कि मैं तेरी तरह प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि मैं तुझे मारने वाला हूं, लेकिन मैं वो प्रॉमिस जरूर करूंगा जो मैं 100% डिलीवर करूंगा। और भाई मैं तुझे खून में लहू लुहान करने वाला हूं, तू बिल्कुल प्रिपेयर हो जा अपनी सब कुछ के लिए, मरने के लिए तैयार हो जा, ऐसा वो ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं। और ये एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव डेविल इंटेंशंस वाला सीएम पंक का प्रोमो था आज। एक बात यह है कि आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू मैकिंटायर को नहीं किया टीवी पे, मतलब आज वो नहीं थे शो पर मंडे नाइट रॉ पे। आपको लगेगा हो सकता है कुछ और रीजन, लेकिन ऐसा लग सकता है लोगों को कि यार स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन के लिए होना जरूरी था। बट आई थिंक ये बढ़िया था कि सीएम पंक को भी कुछ बातें बोलने का मौका मिले, क्योंकि अगर ड्रू मैकिंटायर शो पे फिर से उनको वो जो भसड़ है वो दिखानी पड़ती, लेकिन आज सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी अलग तरीके से स्टोरी लाइन को आगे जो है वो पुश किया है। देख के बहुत मजा आ रहा है भाई। हेल इन अ सेल में पता नहीं आ रही क्या करने वाले हैं। जैसे सीएम पंक ने इस प्रोमो में बोला है, अगर उसके आसपास भी बातें हो गई तो डेफिनेटली हेल इन अ सेल में ऐसे मूवमेंट्स हो सकते हैं जो कि शायद हमको थोड़ा सा नजरें हटाने पर भी टीवी से मजबूर कर सकते हैं। इसके बाद आता है शो पर मैच शेमस वर्सेस पीट डन के बीच में। दोनों के बीच में बहुत गुस्सा है, बहुत एंगर से एक दूसरे को मार रहे होते हैं। स्टील स्टेप्स पे ही जो शेमस की फिंगर है उसको बिल्कुल क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। पावर बॉम्ब हमने इस मैच में देखा नहीं देखी, 10 बीट्स देखी शेमस की तरफ से, लेकिन हमने इस मैच में क्रिकेट का बल्ला भी देखा है। और सच में जो पीट डन है उन्होंने शेमस को मार दिया उस बैट से। उसके बाद वेड बैरेट, जो कि आपको पता है इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और इंग्लैंड यहाँ पे सब कंट्रीज में आपको पता है क्रिकेट पॉपुलर है, तो बोलते हैं शेमस गॉट हिट विद अ 6 ऐसे करके उन्होंने, शेमस गॉट हिट फॉर 6 ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला। बहुत फनी लगा भाई मुझे वो, क्योंकि ये अमेरिका वाले तो समझते नहीं, उसका रेफरेंस तो बताते भी है कि बेसबॉल के बैट से भी ज्यादा ये भारी है। एंड में फिर उन्होंने अपनी जो एक लात से बिग बूट टाइप से कुछ मारा पीट डन ने, और शेमस को उन्होंने वाला मैच हरा दिया है। ये अभी इनकी स्टोरी खत्म नहीं होने वाली, कहीं से देख के तो ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद बैक स्टेज से बड़ा कूल सेगमेंट आता है रिया रिप्ली, जे ऊसो एंड डेवन प्रीस्ट का। और देखो रिया रिप्ली के प्यार का किस तरीके से जे ऊसो पर असर पड़ रहा है कि आज उनके कपड़ों में भी आपको वो चीज दिखेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा पिंक पर्पल की तरफ जा रहा है, उसमें ब्लू का भी मिक्सचर है। तो ये हमको बताता है कि भैया इनके बीच में क्या खिचड़ी चल रही है। जे ऊसो बताता है कि मेरी नजरें रहेंगी डेवन प्रीस्ट तेरे मैच की तरफ जो अभी उनका होने वाला था डोमिनिक मिस्टीरियो से। एक्सेवियर वुड्स आते हैं और कहते हैं यार देखो हमारा टैग टीम मैच है जजमेंट डे के साथ, तुमको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, हम खुद सब कुछ कर सकते हैं। तो इस बात के लिए उनको अग्रीमेंट मिलता है। रिया रिप्ली ने ज्यादा कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर ही आपको दिखेगा कि जैसे कि वो तो बस जे ऊसो क्या बोल रहे हैं उन्हीं की बातों में खोई हुई हैं। एक और सेगमेंट था इसके बाद जहां पर फिन बैलर ने रिया रिप्ली को पकड़ा, और वो यहां पे फिर से जैसे डेवन प्रीस्ट के ऊपर उन्होंने ब्लेम डाला था, रिया रिप्ली के ऊपर भी डालते हैं कि हम तो सबको साथ में लेके चलने की सोच रहे थे, तुम अपने ज्यादा सेल्फ फोकस खुद रहे हो। रिया रिप्ली बोलती है मैंने अपनी फैमिली को पसंद किया है, मतलब वो डिफेंड में ही बोल रही हैं। उसके बाद कहते हैं कि हाँ चल ठीक है, फिन बैलर तो अपनी फिक्शनल स्टोरी में हमको बैड बना सकता है, बट सही में बैड चीज तो अब होगी जब हम दोनों मिलके तुम दोनों को बजाएंगे, मतलब कि वो अब वाली जो जजमेंट है उनको
बचाएंगे। इसके बाद जे ऊसो भी यहाँ पे आने लगते हैं और जैसे जे ऊसो आते तो फिर से लगा रहे भाई रिया रिप्ली को सपोर्ट करने के लिए आ गया। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली जैसे कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तेरे से नहीं, ऐसे उन्होंने जो ट्रैश टॉकिंग करी। एंड जब फिन बैलर जाते हैं तो रिया रिप्ली कहते हैं कि हाँ भैया इसका पॉइंट तो सही है। तो पता है जे ऊसो ने उस पर क्या बोला? जे ऊसो कहता है कि क्या मैं तेरी लीग में नहीं हूँ? मतलब ये वही होता है अगर हम अपनी देसी भाषा में बोले कि यार ये लड़की तो तेरे रेंज से बाहर है, वैसा करके वो जे ऊसो पूछता है ये कहना चाह रही हो तुम? तो उस पर जो रिया रिप्ली उनका आंसर नो होता है, जबकि एक्चुअल में रिया रिप्ली को ये बोलना था कि तुमको फोकस करना चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के ऊपर। तो ये जो केमिस्ट्री है इनकी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं और उसका आउटकम अब क्या होने वाला है देख के तो लग रहा है कि ये फिर से रिकिशी को तो पसंद नहीं आने वाला। इसके बाद नटालिया वर्सेस जोई स्टार्क का मैच था स्कूल बॉय पेन के साथ। ये जो मैच है नटालिया जीत गई, जिसपे बोला जाता है कि ये करियर मोमेंटम बन रहा है नटालिया का। पता नहीं अब कौन सा करियर मोमेंटम उनका बना है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इसके बाद आते हैं हमारे यीट के बादशाह जे ऊसो रिंग में, और जे ऊसो रिंग में आते हैं और कहते और वो ऐसे तरह से स्टोन कोल्ड की वॉट वाली चैंट होते हैं, एक लाइन बोलती हैं फिर उसके बाद क्राउड का वॉट वाला रिएक्शन। तो आज वैसा ही सिमिलर जे ऊसो का था, वो एक लाइन बोल रहे थे उसके बाद जो सारा क्राउड है वो यीट कर रहा था। वो कहते हैं मेरे को टाइटल मैच मिल चुका है, मैं एक्साइटेड हूँ, ब्लड लाइन के बिजनेस से मैं बाहर हूँ, जब से ब्लड लाइन से गया था यही मुझे चाहिए था और अब मैं चैंपियन बनूंगा। ये बोलते बोलते ब्रॉन ब्रेकर का म्यूजिक हिट हो जाता है और आज ब्रॉन ब्रेकर की जैकेट मुझे कुछ इतनी पसंद आ गई है कि मतलब मैं क्या ही बताऊं, बिल्कुल कूल लग रहे थे आज ब्रॉन ब्रेकर बहुत ज्यादा। यूजुअली वो ऐसे मारने धारने के ऊपर ज्यादा फोकस करते, लेकिन आज उनको जिस तरीके से जैसे वो बन के आते बहुत कूल डूड लग रहे थे। इसके बाद वो कहते हैं यार देख मैंने जे ऊसो तेरे को बोला कि तू मेरे बिजनेस से बाहर रहे और तुझे क्या लगता है कि तुझे अपनी फैमिली की जरूरत नहीं है? 14 साल से तू इस कंपनी में है और तू एक स्टार भी है, लोग तुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैंने 6 महीनों में इतना कुछ कर दिया जो कि तू अपने पूरे करियर में नहीं कर पाया और तेरी तरह मुझे अपनी फैमिली की जरूरत नहीं पड़ी। मैं डॉग हूं और ये बात देखना आई एम द डॉग, जो उनका डॉग वाला ही है। तो इसमें आप ये भी नोटिस करना कि जे ऊसो को रिएक्शन मिलता है तो इसका मतलब सामने जो बंदा है वो कुछ भी अगर अगेंस्ट में बोल रहा है जे ऊसो के तो उसको रिएक्शन ना मिले, लेकिन जब उन्होंने डॉग वाली बात बोली तो वहां से वू वू करके जो क्राउड है वो बोल रहा होता है। तो ऐसा नहीं था कि ब्रॉन ब्रेकर के बारे में लोग केयर नहीं कर रहे। और अब यहां से जे ऊसो ने जो प्रोमो कट किया है मुझे लगता है ये बताने के लिए काफी है कि भले ही जे ऊसो को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो सिर्फ यीट यीट करके आते हैं, लेकिन जब आज उन्होंने बातें बोली तो आपको समझ में आ गया कि भाई जे ऊसो के अंदर बहुत डेप्थ है अगर उसको सही से तराशा जाए। जे ऊसो अपने जो चश्मा है यीट वाला उसको हटाते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे अंदर डॉग देख सकता हूं और मैं तुझे लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। इसके बाद उन्होंने जो एक लाइन बोली वो ब्रॉन ब्रेकर को चिढ़ाने के लिए काफी थी। वो बोलते हैं कि ये जो होने वाला है हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, ये बहुत ही स्वीट एंड सिंपल तरीके से खत्म हो सकता है जैसे कि तेरा NFL वाला करियर खत्म हुआ था। ये आप इस प्रो मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा जिस तरीके से जे ऊसो ने उसको बोला, लेकिन जे ऊसो के जो अचानक से स्विच आया वो एकदम से वो हंसता खेलता ईट करता हुआ और उसके बाद जब वो गुस्से में ब्रॉन ब्रेकर के सामने आए वो बड़ा देखने में मस्त लगा मुझे और इसके लिए अप्रिशिएट करना भाई जे ऊसो को बनता है। ब्रॉन ब्रेकर ने इसके बाद पंच लगा दिया और वो अपने स्पीयर के लिए जा रहा था, वो रिबाउंड में इधर रोप में जाते हैं उधर रोप में जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं बोलना चाहिए जे ऊसो के पास भी स्पीयर है। ये तो काइंड ऑफ स्पीयर वर्सेस स्पीयर वाली फ्यूड भी बन गई है जो कि रियलाइज नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। वो स्पीयर मारने जाते हैं लेकिन जे ऊसो ने उसको उल्टा ही काउंटर कर दिया। तो फिलहाल जे ऊसो ने यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को बजा दिया था और मेरे को देख के बहुत सही लगा जिस तरीके से आज जे ऊसो ने इंटेंसिटी भी डाली अपने प्रोमो में। इसके बाद जजमेंट डे वर्सेस न्यू डे का चैंपियनशिप के लिए मैच था। शुरू में न्यू डे ने यहाँ पर अच्छा खासा डोमिनेट किया, जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं, LWO भी आ जाती है, कोफी किंगस्टन ने आउटसाइड डाइव मारी, एक्सेवियर वुड्स ने एल्बो ड्रॉप मारा पिन करने के लिए, रेफरी नहीं है, रेफरी सक्स के वहां पर चैंट लग रहे हैं। इसके बाद भाई किस तरह की कूड़ी ग्रास मारी है फिन बैलर ने, मतलब जेडी मैकडोनाल्ड ने उनको पकड़ा हुआ है और उसके बाद कूदते हैं वो एक्सेवियर वुड्स के ऊपर और फिर यहाँ पे जो मैच है ऑब्वियसली वो टाइटल चेंज नहीं हुआ, पहला डिफेंस भी रहा। ये बैक स्टेज वुड्स को बहुत प्रॉब्लम है, वो चिल्ला रहे हैं एक तरीके से कि भाई वो मैच हार गए, वो बोल रहे हैं कि LWO क्यों आई, LWO के सामने कोफी कहते हैं मैंने ही उनको किया, बट फिर एक्सेवियर वुड्स कहते हैं भाई हमको तो कभी किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं थी। वो कहते हैं कि हमको जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास बिगी था। तो क्या ये बिगी की स्टोरी लाइन भी शुरू हो रही है यहाँ से, मतलब पता नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं है बिगी का, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि उसके लिए ही हो रहा है, हमने देखा नहीं है ऐसा कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी वाइब आ रही है। नेक्स्ट मैच आता है ब्रॉनसन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में, जो कि मैच तो नहीं है, ये मैच हुआ शुरू हुआ पता नहीं क्या हुआ, शुरू में ही ऐसा होता है कि इस तरीके से धक्का मारा गया ब्रॉनसन रीड को कि वो रोप में जाके ऐसे लगते हैं कि वो रोप ही निकल के आ जाती है। और इसके बाद तो भाई जो हमने डिस्ट्रक्शन देखी है इस मैच में, चोक स्लैम मारा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने, लिटरली एक बंदा, सोच रहे हो एक बंदा पकड़ के ब्रॉनसन रीड ने ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरफ फेंका है। मेरे को पहले लगा ये कौन आ गया अटैक करने ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर, लेकिन फिर पता चला दूसरे एंगल से कि ब्रॉनसन रीड ने लिटरली वो बंदा लॉन्च किया है
ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर। और भाई आदमी है, कोई चेयर नहीं उठा के मारी है, कोई कैंडोस्टिक नहीं फेंके, लिटरली एक पूरा जिंदा आदमी जो ब्रॉनसन रीड है वो उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरफ फेंक के मारा। ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी इससे ज्यादा कुछ असर तो पड़ा नहीं, उन्होंने बहुत ही तगड़ा वाला बैरिकेड के पास वो क्रॉस बॉडी ऐसे मतलब पुश कर दिया, पूरा सारे जो बैरिकेड है वो वहां पे डाउन हो जाते हैं। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन तो रिंग में खड़े हैं, ब्रॉनसन रीड को सिक्योरिटी वाले बंदे लेके जा रहे हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने यहां से जो चेस करी है, लड़ते लड़ते बैक स्टेज में जाते हैं। किसी जमाने में ट्रक फ्लिप किया करते थे स्टंट वगैरह करके ब्रॉन स्ट्रोमैन, आज उन्होंने लिटरली सामने एक पूरी गोल्फ कार्ट को जो है फ्लिप कर दिया। यहां से ब्रॉनसन रीड ने एक सुनामी भी हिट कर दी ब्रॉन स्ट्रोमैन को, मतलब वो थोड़े से ऐसे बॉक्स के प्रोडक्शन वाले जो बॉक्स है उसके ऊपर चढ़ते हैं और वहां से वो जो उनके ऊपर गिर जाते हैं। ऐसा लगा भाई ठीक है यहाँ पे सब कुछ एंड हो गया, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन यहां से भी कंटिन्यू रहता है। कुछ इस तरीके से ब्रॉनसन रीड को वो धक्का दे, पता नहीं कोई वॉल थी उस पर गिरे भाई। मतलब क्या इस मैच को अगर आपने पूरा देखा होगा तो जब लगेगा ठीक है भाई, मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि एक बड़ा मूवमेंट हो गया, ठीक है मैच वहां पे, मैच क्या जो भी सेगमेंट है खत्म हो जाता है वहां पे। ये रुक नहीं रहे, इनके पास बहुत सारे मूवमेंट है इसको खत्म करने के लिए। ना इस मैच का कोई शुरुआत है ना इस मैच का कोई अंत है। सिक्योरिटी वाले बंदे आके, मेडिकल पर्सनैलिटी आके अब देख रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉनसन रीड को ठीक है, सब कुछ सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई इनके साथ। ये WWE ने जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उससे बढ़िया डील, मैंने आपको बोला नहीं था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉनसन रीड की फ्यूड ऐसी होगी जिसको अगर लंबा स्ट्रेच करे तो बहुत बढ़िया डिलीवर कर सकती है, लेकिन इतना बढ़िया भी इसको दिखाया जा सकता है ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। क्योंकि ये जब WWE कुछ ऐसा काम कर देती है तो उसको हमेशा ही याद रखा जाता है, और मैं कह सकता हूं कि ये वाली फ्यूड भी याद रखी जाएगी, जबकि अभी तो हो सकता है ये मिड में ही पहुंची हो, क्योंकि इनका जो बिजनेस अनफिनिश्ड है, क्योंकि दोनों मुझे लगता नहीं है एक दूसरे को इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। यूजुअली हमने डिस्ट्रक्टिव मैचेस देखे, वो लिटरली मैचेस ही होते हैं, इसको मैच भी नहीं बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि बस पूरी रॉ में अब इन्हीं के ऊपर कैमरा है तो कुछ तो चल रहा है। तो ये बड़ा मस्त लगा, और अभी तो मुझे लग रहा है बहुत तगड़े तगड़े सेगमेंट और स्टंट वगैरह हमको भाग्य इनकी तरफ से देखने के लिए। इसके बाद आते हैं शो पर सैमी ज़ेन ने आके वही अपने लास्ट वीक ब्रेट हिटमैन हार्ट के साथ जो वो थे उस पैशनेट प्रोमो की बात करी, फिर से वो पैशनेट प्रोमो डिलीवर करते हैं और कहते हैं मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनने की जरूरत है क्योंकि मैं इसको हर बार आके डिफेंड करूंगा। गुंथर वो काम कर नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, और एक चीज ये भी है कि गुंथर ने मेरे जो चैलेंज है उसको आंसर भी नहीं किया, क्योंकि उसको लगता है कि मैं उसके लेवल पे नहीं हूं। लेकिन सच बात तो ये है कि उस बंदे की मेरे से फटती है, क्योंकि मैं उसको दोबारा से हरा सकता हूं। इसके बाद जो है लुडविग काइजर आया था, कहते हैं भाई तू क्या बोल रहा है, तुझे खुद भी पता है गुंथर तेरे से डरेगा, वो भाई तुझे बचाना चाह रहा है, क्योंकि जो मिरेकल है ना वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता जैसे तू सोच रहा था वैसे मैं उसको हरा दिया। सैमी ज़ेन उल्टा लुडविग काइजर को भी बोलते हैं कि भाई तू क्या गुंथर के लिए हमेशा बातें करते रहा, तो खुद के लिए भी तो कुछ बोल। वो उनको उनके अंदर भी जो मोटिवेशन की आग है उसको जगाने लग जाते हैं। गुंथर आते हैं इसके बाद और उनका सैमी ज़ेन से कुछ लेना देना नहीं था, वो कहते हैं लुडविग काइजर तुझे कुछ बोलना है चल तू कुछ बोल। लुडविग काइजर आते हैं ऐसे ऐसे, पता नहीं वो क्या बोलने वाले हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर दिया। गुंथर का जो जवाब है स्टिल वो नो है। बहुत ही ज्यादा मुझे फनी लगता है जितनी बार भी गुंथर ना बोलते हैं सैमी ज़ेन के चैलेंज को, उसके बाद गुंथर तो जाते हैं, लेकिन लुडविग काइजर सोचते हैं दोबारा से वो पेल देंगे सैमी ज़ेन को, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हेलोवा केक इस बार उन्होंने खा ली और वो जो है रिंग में बिछ गए। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है इयो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर का। डिलेड वर्टिकल सुप्लेक्स इतनी स्ट्रेंथ के साथ बियांका ब्लेयर कैसे मार लेती है, पहले तो मुझे कोई ये बताया। लिटरली उन्होंने ऐसे उस पोजीशन पे उठा के इयो स्काई को वो चढ़ रही है स्टील स्टेप्स पे या फिर रिंग के अंदर कूद रही है, तो पता नहीं इतनी स्ट्रेंथ उनके अंदर कहां से आती है। केओडी के लिए वो जा रही होती है, लेकिन स्मॉल पैकेज पिन के साथ जो है ये वाला मैच इयो स्काई ने जीत लिया और बियांका ब्लेयर शॉक थी इस मैच को हारने के बाद। अब आता है शो का मेन इवेंट जो कि था डेमन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। शुरुआत में जो डेमन प्रीस्ट है उन्होंने डोमिनेट किया, फिन बैलर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। रिया रिप्ली ने पता नहीं वो सलमान खान के तौलिए वाला कैसा स्टाइल किया है, डेफिनेटली वो भी काफी सारी जो हाई बॉल्स है उसको अट्रैक्ट करने वाला है। रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन कुछ ऐसे गिराया है कि वेड बैरेट भी वहां से गिर जाते हैं। फनी मुझे ये लगा कि जब वेड बैरेट दोबारा से कमेंट्री पे आ जाते हैं वापस तो वो आई एम बैक भी बोलते हैं, इस बात को एक्नॉलेज भी करते हैं। रिंग साइड पर डेमन प्रीस्ट ने सबको पेल दिया, जब वो रिंग में जाते हैं तो 619 उन्होंने खाया, स्प्लैश के लिए वो जा रहे होते, लेकिन साउथ ऑफ हेवन फिनिशर लगा के डेमन प्रीस्ट ने डोमिनिक मिस्टीरियो को पिन कर दिया। लेकिन इसके बाद पूरी जजमेंट डे निकल के आती है। रिया रिप्ली भी ऐसा लगता है डोमिनिक को बजा देंगे, लेकिन फिर लिव मॉर्गन ने जो है उनको खींच लिया, मार दिया। जे ऊसो भी ऐसा लगता है सेव करने के लिए आ रहे हैं, जो कि आते भी हैं, लेकिन ऐसा तगड़ा पता नहीं कहां से उड़ते हुए ब्रॉन ब्रेकर ने उनको स्पीयर मारा है, तो जे ऊसो वहीं पे ढेर हो गए। और भाई इसके बाद 3 जो अपने coup de grace फिनिशर है वो डेमन प्रीस्ट को उन्होंने हिट किया है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो फिलहाल तो जो जजमेंट है वो पूरा डोमिनेट कर रही है और रिया रिप्ली, जे ऊसो एंड डेमन प्रीस्ट का एंड में बाजा बज गया। ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड, और आज भी जो एपिसोड है वो कुछ ऐसा ही था। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।